हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ यानी कि गणित की पाठ्य योजना कक्षा 8 के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे आप लोगों की हेल्प के लिए ही वीडियो बनाई जाती है डेली बेसिस पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे वीडियो के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो देर नहीं करते, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जिस भी पेज से आपको पाठ्य योजना बनाना होता है उसके पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जरूरी नहीं कि संख्या लिखिए, सिर्फ पाठ्य योजना के आगे नंबरिंग कर दीजिए, उसकी संख्या लिखी जाएगी। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम। नेक्स्ट इस तरीके से आपको बॉक्स बना के देखेंगे तो दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय गणित का है, कक्षा 8 है। वर्ग अ है, कक्षा 8 के सेक्शन ए में गया है ये बच्चा पढ़ाने के लिए। आप जिस सेक्शन में जाएंगे उसका नाम लिखिएगा। कालांश द्वितीय है, आप कालांश भी अपने अनुसार भरिएगा। जिस भी पीरियड में जाएंगे उसकी नंबरिंग करनी होती है। कालांश को कहीं 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 पे चक्र लिखने के लिए कहा जाता है। कालांश और चक्र दोनों चीज़ें सेम होती हैं और समयावधि 40 मिनट का है। ठीक है। और हमारा आज का प्रकरण जो है वो है अपवर्तक और अपवर्त्य। ठीक है। अब आता है आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं हम सामान्य उद्देश्य। इसके सामने देखिए लिखा गया है पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर पूर्ववत क्यों लिखा जाता है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो सामान्य उद्देश्य में आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय क्या है, गणित। तो गणित विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज का विकास करना चाहते हैं, ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे लेकिन पूर्ववत क्यों लिखा गया है, 4 से 5 पॉइंट और 8 से 10 पॉइंट क्यों नहीं लिखा गया है? तो इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि मैथ का लेसन प्लान अगर आप पहले बना चुके हैं, पहली पाठ्य योजना बना चुके हैं, उसके बाद दूसरी पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। सामान्य उद्देश्य जब आपका विषय चेंज होगा, जैसे मैथ के अलावा दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे तब चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मैथ ही पढ़ा रहे हैं पहले पाठ्य योजना के बाद दूसरा, तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं होती, पूर्ववत लिख देंगे। यानी कि पहले पाठ्य योजना में आपने जो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड मान ली जाएंगी। ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपका हर लेसन प्लान के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका टॉपिक पढ़ाने, जो आप चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जो पाठ पढ़ाने वाले हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को पता है हर चैप्टर चेंज होता है, तो हर बार यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र अपवर्तक तथा अपवर्त की अवधारणा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अपवर्तक तथा अपवर्त पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे हेडिंग है इसमें बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया फर्स्ट पॉइंट छात्र अपवर्तक एवं अपवर्त में अंतर कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र अपवर्तक एवं अपवर्त पर आधारित प्रश्नों को हल करने वाली विधियों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग है इसमें विशिष्ट उद्देश्य में अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया, ये तो वर्णन कर सकेंगे, ये इसका लिखा गया जहाँ से शुरू है, छात्र इसका अपवर्त तथा अपवर्तक का अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है अगला हेडिंग सहायक सामग्री। सहायक सामग्री हेडिंग के अंतर्गत आप जिन जिन सामग्रियों की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चार्ट, चौक, और चौक यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा जाता, चौक के ऊपर चंद्रबिंदी होती है इस तरीके से, डस्टर आदि। पूर्व ज्ञान है नेक्स्ट हेडिंग। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है छात्रों को प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या एवं पूर्णांकों के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न या फिर प्रस्तावना के प्रश्न, पाठ्य प्रस्तावना प्रश्न, सब चीज़ें सेम होती हैं। जो भी आपके कॉलेज वाले कहें लिखने के लिए वो लिख लीजिएगा। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरा कॉलम है छात्र कथन। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? बच्चे बोलेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। दूसरा प्रश्न है प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे 1 2 3 4 आदि को। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे 4 3 2 1 0 1 2 3, माइनस से लेके प्लस तक, -4 3 2 1 0 1 2 3 4, इस तरीके से आदि। फिर चौथा प्रश्न आएगा अपवर्तक या अपवर्त। यहाँ पे अपवर्तक या अपवर्त किसे कहते हैं इन संख्याओं में? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे।
समस्यात्मक हो जाएगा। यहाँ पे इन संख्याओं को लिख के पूछ लीजिएगा कि -4, -3, -2 इन संख्याओं में अपवर्तक तथा अपवर्त किसे कहते हैं। बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होता है आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है, यानी कि टॉपिक बच्चों को बताना होता है। तो उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे बोला गया है, छात्रों आज हम अपवर्तक एवं अपवर्त संख्याओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ा स्टार्ट कर सकते हैं। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, इसमें देखिए लिखा गया आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण लिखिए। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्याम प्रकार्य। छात्राध्यापिका की जगह लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन कर लीजिएगा। पहला विकासात्मक प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे 1, 2, 3, 4। दूसरा प्रश्न है 15 से में 4 से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे 15 में 4 से भाग देने पे आपका 3 बार भाग जाएगा और 3 शेषफल बचेगा। ठीक है, भागफल 3, शेषफल 3। फिर तीसरा प्रश्न है 15 में 3 से भाग देने पर क्या बचेगा? बच्चे 15 में 3 से भाग देने भागफल 5 बढ़ जाएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब चौथा प्रश्न आएगा, इन संख्याओं में अपवर्तक संख्याएं किसे कहते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का अपना यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया अपवर्तक संख्याएं, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण है छात्रों, 15 जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को क्या कहेंगे? अपवर्तक कहेंगे। इसके नीचे लिखा भी गया, इसको एग्जाम्पल के बाद देखिए यहाँ दिखाया गया है। छात्रों हम देखते हैं कि 15 1 से 3 से और तथा 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, अतः कोई संख्या जिन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होती है उन संख्याओं को अपवर्तक कहते हैं। यहाँ पे 15 से भी विभाजित होगा ये 15, तो देखिए 1 से होगा विभाजित 15 बार जाएगा, 3 से विभाजित होगा 5 बार जाएगा, और 5 से विभाजित होगा तो 3 बार जाएगा, और 15 से विभाजित होगा तो 1 बार जाएगा। तो ये क्या है? 15 के अपवर्तक हैं, इसलिए 15 की अपवर्तक संख्याएं 1, 3, 5 और 15 हैं। बोधात्मक प्रश्न फिर आएगा, 9 की अपवर्तक संख्या बताइए। तो बच्चे बोलेंगे 9 की अपवर्तक संख्याएं 1, 3, 9 है। दूसरा प्रश्न है अपवर्तक किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं, वे संख्याएं उन संख्याओं को अपवर्तक कहते हैं। तीसरा प्रश्न है अपवर्तक किसे कहते हैं? अपवर्त किसे कहते हैं? अपवर्त के बारे में बच्चों को नहीं पढ़ाएं आप, तो उसके बारे में नहीं बता पाएंगे, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर से अपना अपवर्त यहाँ पे दूसरा शिक्षण बिंदु लीजिए, अपवर्त संख्याएं स्पष्टीकरण दीजिए। छात्रों यदि हम 5 में क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 से गुणा करते हैं तो हमें निम्न संख्याएं प्राप्त होती हैं। जैसे 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 2 में करेंगे तो 10 आएगा, 3 में करेंगे तो 15 आएगा, 4 में करेंगे तो 20 आएगा, 5 में करेंगे तो 25 आएगा। 5 की अपवर्त संख्याएं ये सारी संख्याएं हैं जिनमें गुणा कर 5 से उस संख्या से गुणा होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये अपवर्त हैं आपके 5 के। अतः किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से 1, 2, 3, 4, 5 गुणा करने पर उन संख्याओं के विभिन्न गुणज अथवा अपवर्त प्राप्त होते हैं। जैसे 2 का अपवर्त क्या होगा? 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। इस तरीके से अपवर्त संख्याएं हो जाएंगी। बोधात्मक प्रश्न आएगा, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है अपवर्त किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे किसी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या को अपवर्त संख्या कहते हैं। दूसरा है 4 की अपवर्त संख्या बताइए। बच्चे बोलेंगे 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16। ये हो गया आपका बोधात्मक प्रश्न भी खत्म हो गया। अब अगला हेडिंग आता है श्यामपट्ट सारांश। आपने जो पढ़ाया है उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको श्यामपट्ट पे आप लिख दीजिए। तो श्यामपट्ट सारांश में देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक है। दूसरा है प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्तक होती है, जैसे 15 15 का अपवर्तक है, 9 9 का अपवर्तक है। तीसरा है किसी संख्या प्रत्येक अपवर्तक उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक भी होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे श्यामपट्ट प्रत्येक संख्या स्वयं का एक अपवर्त भी है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कोई संख्या अपने का प्रत्येक अपवर्तक तक का अपवर्त होती है। मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है अपवर्तक किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है अपवर्त्य किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है एक किसका अपवर्तक है, तो एक सभी का अपवर्तक आप सभी को पता है। चौथा प्रश्न है अपवर्त को और क्या कहते हैं, गुणज भी कहते हैं, आपको अभी दिखाया गया था ऊपर। अब लास्ट हेडिंग आप सभी को पता है लेसन प्लान का क्या आता है, गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया। पहला 4, 5, 7 को प्रथम 5 अपवर्त गुणज लिखो। दूसरा प्रश्न है 10, 12, 15 के अपवर्त लिखो। तीसरा प्रश्न है 10, 5 के अपवर्त लिखो। ये हो गया आपका गृह कार्य भी खत्म। लास्ट में यहाँ पे सुझाव आपका पर्यवेक्षक देगा, जो आपने पढ़ाया है उसमें कुछ कमियाँ होंगी, कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उसको कुछ सुझाव लिखना हो तो यहाँ पे लिख देगा, और अपना हस्ताक्षर यहाँ पे जैसे ROSHAN यहाँ पे अपना हस्ताक्षर वो कर देगा। ठीक है। तो ये था आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को मदद जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर मदद मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक मत जरूर करिएगा, भूलिएगा मत कि लाइक यहाँ पे करके ही जाइएगा। और अगर ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखना है तो
रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियोस डेली बेसिस पे प्रोवाइड की जाती हैं। आपको सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो डेली बेसिस पे दी जाती हैं। आपको सीटेट की क्लासेस डेली बेसिस पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए आप लोग को लाभ जरूर मिलेगा अगर आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।